लग्न पत्रिका और ग्रह स्पष्ट के आधार पर त्रिंशांश कुंडली, जिसको कि ज्योतिष में D30 चार्ट भी कहा जाता है, उसका निर्माण करना सीखेंगे। और ज्योतिष के ग्रंथों में, बृहद जातकम में, बृहद पाराशर होरा शास्त्र में, फल दीपिका में इत्यादि ग्रंथों में, और गुरु परंपरा से जो कुछ भी फलित के सूत्र हैं, D30 चार्ट से कैसे हम फलित करते हैं, उसका एक दृष्टिकोण हम लोग समझेंगे। त्रिंशांश जो कुंडली है ज्योतिष में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण जन्म पत्रिका कही जाती है। इसके द्वारा अरिष्ट का विचार किया जाता है। संस्कृत में अरि का अर्थ होता है शत्रु, और शत्रु क्या काम करते हैं हमारे लिए? बाधा पहुंचाने का काम करते हैं, हमारी हानि करने का प्रयास करते हैं। तो हमारी हानि हो, शरीर की हानि हो जाए, रोग लग जाए, ऐसे अरिष्ट जब जीवन में आते हैं, तो उनके योगों का पता बारीकी से यदि किसी वर्ग कुंडली से चलता है, तो वो D30 चार्ट है, जिसको हम त्रिंशांश कहते हैं। त्रिंश का मतलब होता है 30 अंश, ठीक है? तो 30वां जो हिस्सा होगा वो एक अंश का होगा। कल हमने इसके बारे में चर्चा कर ली थी, थोड़ा सा एक बार हम फिर से शुरू कर लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट को। बृहद जातकम में इसके बारे में क्या लिखा गया है? बृहद जातकम में हमको छंद मिलता है ये वाला, कुज रविज गुरु ज्ञ शुक्र भागा, पवन समीरण सौरपीजु कलेया, आयुजि युजि तुभे विपर्ययस्था, शशि भवनाली झशांत मृक्ष संधि। ये पुष्पिताग्रा छंद में है। पुष्पिताग्रा छंद क्या होता है, ये भी हमने आपको कल बता दिया था। पुष्पिताग्रा छंद के बारे में संस्कृत के ग्रंथों में कुछ लिखा गया है। आयुजि न युग रे फतो यकारो, युजि च न जौ जर्गाश्च पुष्पिताग्रा। ये हतवृत्त छंद है। इसमें अंतिम चरणों में जाकर के इसका जो गति प्रवाह है वो विखंडित हो जाता है। तो आयुजी नयुग रे फतो यकारो, है ना? आयुज कहते हैं विषम चरणों में, इसमें जो है दो नगण हो जाते हैं, एक रगण होता है, एक यगण होता है। और जो युग युग्म चरण है, दूसरे और चौथे चरण में, वहां पर एक नगण होता है, दो जगण होते हैं, फिर एक रगण होता है, और फिर जो है गुरु होता है। तो ये पुष्पिताग्रा छंद की पहचान है। इसी छंद में जो है ये बृहद जातकम में महर्षि वराहमिहिर ने छंद को लिखा। इसका मतलब क्या है कि कुज रविज गुरु ज्ञ शुक्र भागा, ठीक है? आप जब एक 30 अंश के राशि के 5 भाग करेंगे, तो आपको जो 5 भाग मिलते हैं, वो 5 भाग किस किस के होते हैं? पवन कहते हैं 5 भाग, पवन कहते हैं वायु को। और वायु शरीर में कितनी होती हैं? यहाँ पर पवन का जो तात्पर्य लिया गया वो प्राणों से लिया गया। पंच प्राण हमारे शरीर में होते हैं, है ना? प्राण है, अपान है, व्यान है, उदान है, समान है। तो ये पंच प्राण है। तो पंच प्राणों का तात्पर्य पवन शब्द है, यानी कि 5 से, इससे 5 की संख्या का बोध होता है। तो जो पहले 5 भाग होंगे वो कुज के होंगे, मंगल के होंगे। रविज कहते हैं, रवि से जो जन्मे हैं शनि, समीर। तो समीर जो भाग होगा, समीर भी वायु से संबंधित है, वायु का ही पर्यायवाची है। तो यहाँ पर समीर शब्द से भी 5 का बोध किया जाएगा। तो रविज कहते हैं शनि, अर्थात ये निकला कि जो अगले 5 भाग उस 30 राशि के अंश में होंगे वो शनि के होंगे। उसके बाद लिखा गया कौरपी। कौरपी किसको कहते हैं? कौरपी जो है, वराहमिहिर ने ये जो 7वां छंद हम लोग पढ़ रहे हैं, 8वें छंद में राशियों के यूनानी नाम लिखे हैं। उसमें वृश्चिक वृश्चिक राशि को राशि। कौरपी कहा जाता है। तो कौरपी का जो क्रमांक है वो 8 है, इसलिए गुरु का जो अगला भाग होगा वो 8 अंश का होगा। और फिर लिखा आगे जूक। जूक कहते हैं तुला राशि को, तुला क्रमांक 7 होता है। तो जो 7 अंश होगा अगला, वो शुक्र का होगा, गुरु ज्ञ कहते हैं बुध का होगा। और अंत में आया ले। ले कहते हैं सिंह को, सिंह राशि का नाम ले है, और ले से ही लियो बना है आजकल, और कॉर्पी से स्कॉर्पियो शब्द बन गया है। तो ले कहते हैं सिंह, 5 क्रमांक, 5वां भाग हुआ। तो ले से आप 5 की संख्या का बोध करेंगे। तो अंतिम जो 5 अंश होंगे वो शुक्र के होंगे। भागहा मतलब अंश से तात्पर्य है। तो क्या हुआ? कुज रविज गुरु ज्ञ शुक्र भागा, मंगल के, शनि के, गुरु के, बुध के, शुक्र के जो भाग है वो क्रम से है, क्या क्या है? पवन है, समीरण है, कौरपी है, जूक है, लेया है। तो राशि का प्रथम 5 अंश का जो भाग होगा वो मंगल का होगा। उसके बाद अगला 5 अंश का जो भाग होगा वो रविज यानी शनि का होगा।
फिर अगले 8 अंश जो होंगे वो गुरु के होंगे, फिर 7 अंश जो होंगे वो ज्ञ यानी बुध के होंगे, और ले यानी फिर 5 अंश जो होंगे वो शुक्र के होंगे। कहाँ पर होंगे? आयुजी। आयुजी कहते हैं विषम राशियों में, जो युग्म राशियां नहीं हैं, जैसे कि मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, धनु और कुंभ में 1, 3, 5, 7, 9, 11। यदि ये राशियां हैं, विषम राशियां हैं, तो इन विषम राशियों में ये इन इन अंशों की जो गणना का जो अधिपति होगा वो ये ग्रह होंगे। और युजितु, आगे क्या लिखा गया है? युजितु भे विपर्ययस्था। युजि माने युग्म राशियों में। युग्म राशियां क्या होती हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, है ना? ये युग्म राशियां हैं। इनमें क्या होगा? विपर्ययस्था, विपरीत क्रम हो जाएगा। माने अंश तो यही रहेगा, लेकिन इन अंशों का विपरीत क्रम होगा। कैसा? जैसे विषम राशियों में पहला खंड कुज का था, लेकिन यहाँ पर सम राशियों में पहला खंड शुक्र का होगा। तो आप यहाँ से शुरू करेंगे राइट हैंड की तरफ से। तो पहला भाग शुक्र का, दूसरा ज्ञ यानी बुध का, तीसरा गुरु का, चौथा रवि यानी शनि का, और अंतिम 5वां भाग जो होगा वो मंगल का होगा। क्या क्या अंश होंगे? शुक्र के कितने अंश हैं? ले अंश हैं, तो 5 अंश का होगा। पहला 5 अंश जो होगा युग्म राशियों में, सम राशियों में, वो शुक्र का होगा। उसके बाद ज्ञ कहते हैं बुध को, दूसरा जो खंड होगा उसमें वो किसका होगा? शुक्र का होगा, 7 अंश का। हाँ, जूक कहते हैं दूसरा 7 अंश बुद्ध का। का होगा। ठीक है। और गुरु का होगा कौरपी यानी 8 अंश का। और फिर चौथा खंड होगा शनि का, वो 5 अंश का। और अंतिम जो 5वां खंड होगा वो मंगल का होगा। और फिर अंतिम पंक्ति में लिखा शशि भवन आली जशांत वृक्ष संधि। शशि कहते हैं, शशि भवन कहते हैं कर्क राशि को, शशि कहते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा का पर्यायवाची शशि है। तो शशि का जो भवन है, चंद्रमा का जो घर है, वो क्या है? कर्क है। तो कर्क राशि पर अली किसको कहते हैं? अली वृश्चिक को कहते हैं। और झष कहते हैं मीन राशि को। ये पर्याय हैं राशियों के। तो कर्क, वृश्चिक और मीन, इन राशियों पर क्या होती है? ऋक्ष संधि ही। संस्कृत में ऋक्ष कहा जाता है नक्षत्र को। नक्षत्रों की संधि होती है। आप पाएंगे शशि यानी चंद्रमा, कर्क राशि जहां शुरू हो रही है वहां पर आश्लेषा और मघा, है ना, 2 नक्षत्रों की संधि हो जाती है। अली कहते हैं वृश्चिक राशि पर, जहां पर वृश्चिक राशि का है भाग, वहां पर ज्येष्ठा और मूल नक्षत्रों की संज्ञा होती है। इसी प्रकार मीन राशि पर जो है वो रेवती और अश्विनी की नक्षत्रों की संज्ञा होती है। तो ये मूल नक्षत्र कहे जाते हैं। इनको गंडांत नक्षत्र भी कहा जाता है। गंड कहते हैं संधि, ये संधि के नक्षत्र होते हैं। और संधि के नक्षत्रों में जिन जातकों का जन्म होता है उनके लिए शांति विधान कराया जाता है। तो जैसे कोई व्यक्ति भारत से निकला है और पाकिस्तान में नहीं पहुंचा, अभी बॉर्डर पर ही है ना, तो बॉर्डर कितना संवेदनशील पॉइंट होता है, उसी तरह से जो भी जातक इन संधि स्थलों में पैदा होते हैं उनके ऊर्जा, उनके ऑरा लेवल को ठीक करने के लिए, उनके जीवन में आने वाली बाधाओं को नष्ट करने के लिए, उस नक्षत्र, जिस नक्षत्र में उनका जन्म हुआ है, जब वो नक्षत्र पुनः पुनः 27 दिन के बाद उसी दिन आता है, तो उस नक्षत्रों में 27 जल के पानी से, है ना, 27 स्थान के वृक्ष के पत्तों से, 27 जगह की मिट्टी से लेकर के सारे संसाधनों को जुटा करके मूल शांति की जाती है। अब इसको हम लोग एक चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं ये क्रम कैसा होता है। विषम राशियां में पहला खंड मंगल का 5 अंश का होगा, फिर शनि का 5 अंश का दूसरा खंड होगा, फिर अगले 8 अंश बृहस्पति के होंगे, अगले 7 अंश बुध के होंगे और अंतिम 5 अंश शुक्र के होंगे। सम राशियों में इसका विपरीत चलेगा। प्रथम जो खंड होगा वो शुक्र का होगा 5 अंश का, फिर बुध का 7 अंश का, फिर बृहस्पति का 8 अंश का। बृहस्पति का दोनों में ही 8 अंश का रहेगा, और अंश वही रहेंगे, बस क्रम परिवर्तित हो जाएगा। जैसे विषम में पहला खंड मंगल का होता है, तो सम राशियों में पहला खंड शुक्र का होगा। अंश वही है, अंश किसी में कोई बदलाव इसमें नहीं है। इसके बारे में बृहद पाराशर में भी लिखा गया है। ये हम लोगों ने आपसे कल डिस्कस नहीं किया था। इसमें क्या लिखा है? त्रिंशांशेश्चाश्च विषमे कुजार कियज्य भार्गवाः पश्चाष्ट सप्ताक्ष भागानां व्यत्ययात समय वहिनी समीर शक्रो च धनदो जलदस्तथा विषमेषु क्रमाज्ञेयः समराशौ विपर्ययात्। ठीक है। त्रिंशांशाश्च विषमे, विषम राशियों में जो त्रिंशांश का चक्र होता है वो किस प्रकार होता है? कुज, कुज कहते हैं मंगल। अर्की, अर्की कौन है भाई? अर्क से जो उत्पन्न हुए हैं, शनि का दूसरा नाम अर्की भी है। अर्क के पुत्र हैं, वो सूर्य के पुत्र हैं। और ज्य कहते हैं जो ज्येष्ठ हैं, बड़े हैं।
गुरु हो गए, तीसरा खंड गुरु का हो गया, ज्ञ बुध का हो गया, भार्गव शुक्र का ही नाम है। तो बृहद पराशर में महर्षि पराशर ने इसको ऐसे लिखा है कि विषम राशियों में पहला खंड, क्रम वही है, सब कुछ वही है, केवल छंद का फर्क है। वहां पर वो पुष्पिताग्रा छंद में कह रहे हैं, यहाँ पर ये अनुष्टुप छंद में कह रहे हैं। तो कैसा, विषम राशि में पश्च पश्च यानी 5 5 अंश होंगे, किसके होंगे, मंगल के और अर्की के, शनि के होंगे। उसके बाद तीसरा खंड ज्य यानी बुध बृहस्पति का है, तो उनके अष्ट होगा, अष्ट अंश होंगे। फिर ज्ञ कहते हैं बुध के, सप्त अंश होंगे। और अंत में लिखा भार्गव के अक्ष अंश होंगे। अक्ष क्या है भाई, अक्ष इंद्रिया, नेत्र इंद्रिय है ना, नयन को भी कहा जाता है अक्ष। तो नेत्र इंद्रिय कितनी है हमारी, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ही ज्ञानेन्द्रियां हैं। तो 5 शब्द का बोध हम लोग अक्ष से जो है करते हैं ज्योतिष में। और व्यत्ययात समय और सम राशि में इसका विपरीत हो जाएगा, ये आप लोग समझ गए हैं। अब इसमें समझ लीजिए, जो मंगल हैं उनके जो अधिपति देव कहे गए मंगल के खंड के, वो वहिनी कहे गए, वहिनी कहते हैं अग्नि को। अर्की शनि के जो अधिपति देव हैं वो समीर हैं, समीर वायु को कहा जाता है ना। शनि जो है वो वायु तत्व के भी स्वामी होते हैं। ज्य कहते हैं बृहस्पति को, बृहस्पति के जो अधिपति देवता हैं वो कौन है, शक्र हैं, शक्र इंद्र का दूसरा नाम है। और फिर लिखा है ज्ञ बुध, बुध के जो देवता हैं वो धन देने वाले, कौन, अर्थात कुबेर हैं। और भार्गवः शुक्र के जो अधिपति देवता हैं वो जलद हैं, जल देने वाले हैं, कौन है, वरुण देव हैं। तो ये 5 जो हमारे पंच तारा हैं, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, 5 ही ताराओं के अधिपतियों को त्रिंशांश का अधिपति कहा गया है। और विषमेशु क्रमाज्ञेय समराशौ विपर्यात, ठीक है। विषम राशियों में आपको इसका जो क्रम है, विषम राशि में ये जानना चाहिए क्रम सभी अधिपतियों का। और सम राशि में विपर्यात, सम राशि में विपर्य से, विपरीत क्रम से जान लेना चाहिए। ये स्पष्ट ज्ञानार्थ विषम राशियों का त्रिंशांश चक्र है, मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा। और ये नीचे सम राशियों का त्रिंशांश चक्र है। आप लोगों को मेरी आवाज तो साफ आ रही है? जी गुरु जी, आवाज आ रही है। पांडे जी आवाज आ रही है? ठीक है। तो अब देखिए क्या लिखा इसमें, मेष मिथुन सिंह तुला धनु कुंभ, ये सब विषम राशियां हैं। इन विषम राशियों में जो पहला खंड होता है वो मंगल का होता है, 5 अंश का। और मंगल के जो अधिपति देव हैं वो कौन है, अग्नि है, ठीक है। उसके बाद 6 अंश से लेकर के 10 अंश तक जी गुरु जी। 5 अंश का जी होगा। वहां पर जो दूसरा खंड है वो शनि का है, विषम राशियों में इन सभी में। और उनके जो शनि के जो अधिपति देव हैं वो कौन है, वायु देव हैं, ठीक। गुरु, तीसरा खंड गुरु का होगा, 11 अंश से लेकर के 18 अंश तक, 8 अंश गुरु के हैं। उनके जो अधिपति देव हैं वो इंद्र हैं। फिर 18 अंश के बाद 19 अंश से लेकर के 25 अंश तक, यानी कि जो 7 अंश का भाग है वो ज्ञ बुध का है। और बुध के जो अधिपति देव हैं वो कुबेर हैं। इसी प्रकार 26 अंश से लेकर के 30 अंश तक का जो भाग है उसके शुक्र हैं। और शुक्र खंड के जो अधिपति देव हैं वो वरुण देव कहे गए हैं। अब सम राशियों में आप देख लीजिए, तो सम राशियों में विपरीत क्रम हो गया है, ठीक है। अधिपति देव तो यही रहेंगे, लेकिन इनका जो है विषम सम राशियों में क्रमांक बदल जाएगा। अब मुझे बताइए यहाँ तक आपको कोई समस्या समझने में, किसी को कोई दिक्कत है त्रिंशांश चक्र समझने में? गुरु जी, ये राशि के अंश हुए ना? हाँ, विषम राशियों में क्रम रहेगा मंगल शनि गुरु बुध शुक्र, और सम राशियों में रहेगा शुक्र बुध गुरु शनि मंगल, जी जी। ठीक है। अब बात ये आती है इसको बनाते कैसे हैं। तो मैंने आपके सामने कुछ ग्रह स्पष्ट लिख देता हूं और उसके द्वारा हम लोग बनाना सीखेंगे। कल कुछ लोगों ने कहा था कि हमसे बनाना नहीं आ रहा है, तो देखिए
तो लग्न पत्रिका से आप त्रिंशांश कुंडली कैसे बनाएंगे, इसके लिए आपको सर्वप्रथम ग्रहों के अंश, लग्न के अंश पता होने चाहिए। जब जातक का जन्म हुआ तो उस समय कौन सी लग्न चल रही थी। तो यहाँ हम उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ पर जो लग्न ली है वो, एक मिनट, मकर लग्न ली है, ठीक है। और मकर लग्न के जो लग्न का स्पष्ट है वो है 2 अंश 16 कला, ठीक है, ये लग्न का स्पष्ट है। उसके बाद सूर्य का स्पष्ट वो लिया गया है 26 अंश और 31 कला। चंद्रमा का जो ग्रह स्पष्ट है वो है 11 अंश, सूर्य की राशि भी लिखनी होगी ना गुरु जी? मैं भी लिखूंगा, 11 अंश 41 कला। मंगल का अंश है 0 अंश 1 कला। बुध का जो अंश है वो है 21 अंश 23 कला। गुरु का जो अंश है वो है 16 28, 16 अंश और 28 कला। और उसके बाद शुक्र का अंश 6 55, 6 अंश और 55 कला। और शनि का जो अंश है वो है 25 अंश 6 कला, 25 अंश 6 कला। और राहु का 15 49, ठीक है, और यही केतु का रहेगा क्योंकि दोनों चलते हैं आमने सामने। ठीक है। अब इस जन्म पत्रिका में मंगल और गुरु बैठे हैं पंचम भाव में। तो बताइए, अब ये मकर लगन है, 10 नंबर की लगन है, तो पंचम भाव में कौन सी राशि हुई। वृषभ राशि। हाँ, तो वृश्चिक मंगल राशि, वृश्चिक मंगल भी राशि। वृषभ राशि में हुए 2 नंबर में, और गुरु भी वृषभ राशि में हुए 2 नंबर में। तो अब पहले हम लगन को फिट करते हैं। देखिए, त्रिंशांश लगन का निर्धारण कैसे करेंगे। अब आप देखिए, यहाँ पर जो मकर लगन है वो सम राशि में है। मकर सम राशि होती है, तो सम राशि का जो क्रमांक होता है वो विपरीत क्रम से होता है, ठीक है। तो विपरीत क्रम से जब आप करेंगे तो पहले 5 अंश तक किसका भाग हुआ, मोनिका जी बताइए। शुक्र का। सर शुक्र का। शुक्र का हुआ। तो देखिए लगन के अंश कितने हैं, 2 अंश लग्न के 2 16 अंश। कला। तो ये हमको पता चल गया कि जो लग्न है वो पहले ही त्रिंशांश के खंड में है। तो पहला त्रिंशांश खंड किसका है, शुक्र का है। तो शुक्र की 2 राशियां होती हैं, कौन कौन सी। तुला और वृषभ और वृषभ। तुला। एक होती है वृषभ और वृषभ और एक होती है तुला। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, विषम राशियों में उस ग्रह की विषम राशि ली जाएगी और सम राशियों में उस ग्रह की सम राशि ली जाएगी। तो यहाँ पर जो मकर लगन है वो सम है, इसलिए हम शुक्र की भी सम राशि लेंगे, यानी कौन सी रंग, 2 नंबर की। वृषभ। आपको पता चल गया, आप त्रिंशांश जो लगन आई हमारी वो वृषभ हो गई। अब इस वृषभ को आधार बना करके आप कुंडली को पूरा कर लीजिए। ब्याज जी गुरु आज जी, लेट हो गए आप। पिछला कॉन्सेप्ट जो आपने बोला, एक बार पिछला कॉन्सेप्ट दोहरा दीजिए। जी, ये सम राशि वाला कॉन्सेप्ट एक बार दोहरा दीजिए। अच्छा, इसको दोहराएंगे, चौबे जी दोहराएंगे इसको। सर जैसे हमको ग्रहों के अंशों को लेना है, और उसमें पहला 5 अंश का जो भाग होगा विषम राशि में वो मंगल का होगा। दूसरा 5 अंश जो होगा वो शनि का होगा।
तीसरा गुरु का भाग होगा वो 8 अंश का होगा। चौथा बुध का भाग होगा वो 7 अंश का होगा। और पांचवा शुक्र का भाग होगा वो 5 अंश का होगा। और ठीक इसके विपरीत सम राशि में पहला 5 अंश शुक्र का होगा, 7 अंश बुध का होगा, 8 अंश गुरु का होगा, 5 अंश मंगल का होगा। ठीक। और सम राशि में उस ग्रह की सम राशि लेंगे और विषम में उसकी विषम राशि लेंगे। यहाँ पर मकर लगन सम थी तो जी, हमने यही जो सर। शुक्र का खंड आया पहला, उसमें हमने शुक्र की सम राशि को लिया, यानी कि वृषभ को लिया। तो हमने लग्न से, जन्म लग्न से त्रिंशांश की लग्न का निर्धारण कर लिया। त्रिंशांश जो लग्न आई वो वृषभ आ गई। सम्राट जी समझ में आया अब आपको? जी। ठीक है। अब हमको ग्रहों को फिट करना है इस त्रिंशांश लग्न में। कैसे करेंगे? पहले सूर्य को करते हैं। देखिए, तो आपको पहले ये पता चल जाए कि सूर्य जो है वो कौन सी राशि में है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सूर्य इसमें मिथुन राशि में है, शुक्र और बुध कर्क राशि में है। सूर्य मिथुन राशि में है, बुध भी कर्क राशि में है और शुक्र भी कर्क राशि में है। मैंने क्रमांक आगे लिख दिया है। अब आप सूर्य को फिट करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए, सूर्य मिथुन राशि में है। मिथुन राशि कौन सी राशि है? सम है कि विषम? विषम। विषम है। राशि में। विषम में क्या क्रम रहता है? मंगल, शनि, गुरु, बुध, शुक्र, ये क्रम रहता है। तो ये जी अंतिम वाले 5 अंश में चलेगा ये सूर्य, है ना? जी तुला। 20 से 30। तो अंतिम खंड विषम राशि में किसका है? तुला। शुक्र की राशि। शुक्र का है। तो शुक्र की 2 राशियां हैं, हमने बताई आपको, वृषभ है और तुला है। क्योंकि सूर्य विषम राशि में है, इसलिए शुक्र का भी विषम राशि का खंड हम लेंगे, यानी कि तुला। तो हम सूर्य को दिखाएंगे तुला राशि में। मनीषा जी हैं आज? जी हूँ। समझ में आ गया आपके? अब सूर्य को हमने तुला राशि में क्यों दिखाया? जी सूर्य का तो आ गया, हाँ, मुझे लग्न समझ में नहीं आती। लग्न है 2 अंश की मकर, तो मकर मकर में। लगन सम है। हाँ जी। तो है। सम है तो फिर क्रम कौन सा रहेगा? पहला खंड किसका होगा? मंगल का। शुक्र सम का राशि में। होगा। शुक्र का। बुध। शुक्र का होगा। सम शुक्र राशि बुध में गुरु। पहला खंड शुक्र का होगा। मकर लगन सम है। सम संख्या है ना, 2 4 6 8 10 12 ये सम होते हैं। और 1 3 5 7 9 11 ये विषम होते हैं। तो विषम में क्रम चलेगा, पहले मंगल, फिर शनि, फिर गुरु, फिर बुध, फिर शुक्र। और सम में हो जाएगा पहले शुक्र, फिर बुध, फिर गुरु, फिर शनि, फिर मंगल। तो ये जो है शुक्र के खंड में है। 2 अंश पे ही तो लगन है हमारी। हाँ जी, तो मुझे आ गया समझ में। है ना? तो सम राशि में हम्म। पहला खंड 0 से 5 अंश तक होता है। हाँ, ठीक ये है जी। 2 अंश तक आ रही है, तो यानी शुक्र के खंड में आ रही है। क्योंकि सम है तो हमने शुक्र की सम राशि को ले लिया, यहाँ वृषभ राशि को ले लिया। तो ये जी, वृषभ सम लगन जो राशि। है ये, जी हाँ, वृषभ। ये त्रिंशांश लग्न हो गई हमारी। ठीक है D30 चार्ट कहेंगे इसको हम। जी। डिविजनल चार्ट है ये, D30। इसका नाम D30 भी है और ग्रंथों में लिखा हुआ है त्रिंशांश। तो ये त्रिंशांश लग्न भी बन गई, हमने इसमें सूर्य को भी फिट कर दिया। अब देखिए, अब हमको करना है मंगल को फिट। तो मंगल को कैसे करें? हाँ, पहले चंद्रमा को कर लेते हैं। चंद्रमा कौन सी राशि में है उस लगन में? चंद्रमा को है कन्या राशि में। मीन राशि में। चंद्रमा कन्या नहीं, राशि में कन्या है। में है चंद्रमा। हाँ, इस वाली जन्म पत्रिका जिसका मैं उदाहरण दे कर। रहा हूं आपको। अच्छा कर। तो बताइए, अब अच्छा कन्या सम राशि है, कौन बताएंगे इसको? सर ये इसको बुध मैं की बताऊंगा। राशि में कन्या में ही है रहेंगे। सम खंड में आ ये गया। मीन राशि में जाएंगे। हाँ, तो देखिए, सम में जो क्रम रहता है वो 5 अंश रहेगा पहले शुक्र के, जी ये सम में है। उसके बाद अगले 7 अंश जो होगा वो बुध का होगा। अब देखिए, 7 और 5 बुध का 12 हो होगा। गया। तो ये 12 अंश से कमी है। 11 अंश 41 कला है। इसके माने ये बुध के खंड में है। तो बुध की भी 2 राशियां हैं, एक सम राशि है कन्या और विषम राशि है मिथुन। तो कौन सी राशि लेंगे आप? कन्या राशि। कन्या कन्या राशि। राशि लेंगे, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा सम राशि में है। तो चंद्रमा को आप कन्या राशि में दिखा दीजिए, यहाँ दिखा दीजिए। ठीक है। अब आप मंगल को देखिए। मंगल 0 अंश के हैं, वृषभ राशि में है, 2 नंबर की राशि, सम राशि होती है। तो बताइए, पहले ही खंड में आ गए।
तो पहला खंड सम शुक्र राशि की में राशि किसका है? में शुक्र शुक्र का है। शुक्र की वृषभ कौन सी राशि में वृषभ लिखूं राशि मैं? वृषभ वृषभ में वृषभ 2 में, यानी नंबर लग्न में ही लिख देंगे हम। तो त्रिंशांश कुंडली की लग्न में ही लग्नेश स्थापित हो गए। अब देखिए बुध को, देखिए बुध कहाँ? कर्क राशि में है, सम राशि के खंड में है, 21 अंश 23 कला। सर मंगल लिख देगा लग्न में। अभी मंगल रह गए हैं, ठीक। हाँ, शुक्र नहीं 21 मंगल अंश पर तो है वहाँ। मंगल हुआ, आपने शुक्र बता दिया। मंगल आएगा वहाँ। एक शुक्र एकमात्र जो है वो ब्याजी ही है, जो भली भांति ध्यान से देखते रहते हैं। मंगल 0 अंश के है ना, तो मंगल ही तो आएंगे शुक्र के खंड में। मंगल आएगा। ठीक है। उसके बाद बुध, देखिए बुध है कर्क राशि में 21 अंश पर। बताइए कौन से खंड में आए? बुध के शनि की। सम राशि शनि के खंड में आएंगे। मकर राशि में देखिए सम राशि में है तो पहले 5 अंश जो है वो मकर में। बुध के हुए, ये निकल गए। फिर दूसरे 7 अंश बुध के हुए, ये भी निकल गए, 12 अंश हो गया। फिर आएगा 8 अंश गुरु के होंगे, 12-20 12 और 8 20, ये भी निकल गया। और फिर गुरु के बाद अगला खंड किसका है? शनि का है। तो ये शनि के खंड में जाएंगे। कौन सी राशि में जाएंगे? शनि की 2 राशियां हैं, मकर या कुंभ। मकर मकर में। मकर राशि में। यहाँ पर आप शनि को बैठा दीजिए, ये हो गया। अब देखिए आप बृहस्पति को, बृहस्पति कहाँ जाएंगे? बुध को बैठाएंगे। अब ये फिर गलती बुध है। करेंगे, आप देखिए यहाँ बुध को पर। बैठाएंगे। हाँ, गुरुजी फिर गुरु की राशि में ही आएंगे यहाँ मीन पर में। बुध को बैठाएंगे हम, गुरु की राशि में आएंगे। 16 मकर अंश में बुध को बैठाएंगे। अब गुरु को 12-20 देखिए, गुरु 16 अंश के हैं, वृषभ राशि में सम खंड में है। तो 7 और 5 12, 12 और 8 20, तो ये गुरु के खंड में आ गए। गुरु के खंड में भी कौन सी राशि में मीन आएंगे? राशि मीन मीन राशि राशि में। गुरु को आप मीन राशि में दिखाएंगे। मीन राशि में। शुक्र को बताइए अब, शुक्र भी सम खंड में है, 6 अंश के हैं, दूसरे वाले खंड में आ गए, बुध बुध की के खंड में आ कन्या गए। राशि कन्या राशि में। कन्या राशि में दिखा दीजिए इनको, बुध भी यहाँ पर आ गए हैं। और अब देखिए फिर गड़बड़ कर गए हम, बुध लिख दिया हमने सर यहाँ। यहाँ पर शुक्र आएंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, राशियों के अधिपति को लिख रहे हैं, यहाँ पर शुक्र आएंगे। ग्रह धोखा दे रहे हैं, शुक्र आएंगे। और शनि रह गए हैं अब 25 अंश के। तो 25 अंश के शनि जो है वो कौन सी राशि में है? जन्म पत्रिका में शनि है कुंभ राशि में। गिरजा शंकर जी शुक्ल बहुत लेट हो गए आज भाई। कुंभ राशि में है सर ये शनि। शुक्र की तुला राशि में आएंगे। हाँ, तो विषम राशि में है, तो ये अंतिम खंड में आ गए हैं, शुक्र के घर में आएंगे और ये तुला में लिखे जाएंगे। तो शनि को यहाँ लिख दीजिए। अब रह गए राहु और केतु। तो राहु कौन सी राशि में है? राहु है इसमें मीन राशि में, और केतु है कन्या राशि में। राहु है मीन राशि में और केतु है कन्या राशि में। अब बताइए, समखंड में राहु है, मीन सर राशि ये में। मीन में आएंगे। 7 5 12 और 8 20, गुरु के खंड में जाएंगे मीन में। और केतु को बताइए, केतु भी 6 में समखंड में है, सामने आ जाएंगे, केतु भी समखंड में है, तो ये भी मीन में आ जाएंगे। मीन में ही उसी में आएंगे। आएंगे। त्रिशांश कुंडली में राहु और केतु एक साथ आ जाते हैं। अब हम लोगों ने त्रिशांश कुंडली तो बना ली, लेकिन इस त्रिशांश कुंडली को बना करके हम अरिष्ट का ज्ञान करते कैसे हैं, विषय हमारा ये है। तो इस विषय के ऊपर सबसे पहले तो राहु केतु का हम लोग विचार करते हैं। आपको पुस्तकों में यद्यपि ये गुरु विषय जी आपकी आवाज कम आ रही है। ये विषय पुस्तकों में नहीं मिल पाएगा उतना। देखिए राहु और केतु के बारे में कहा जाता है कि चतुर्थ भाव में राहु जहां बैठे होते हैं, कहां पर? चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में और दसम भाव में अगर राहु बैठे हैं तो ये उस भाव की हानि करेंगे। त्रिशांश लग्न में राहु और केतु साथ ही आएंगे, समझ गए आप? तो ये चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव की हानि करेंगे। चतुर्थ की हानि करेंगे तो माता को नुकसान हो जाएगा, सप्तम की हानि करेंगे तो जीवन साथी को नुकसान हो जाएगा, शरीर का नुकसान हो जाएगा, अरिष्ट का होगा, अरिष्ट का विचार किया जा रहा है।
दशम से करेंगे तो पिता की हानि होगी। और यदि लग्न में बैठे हो राहु केतु और पंचम में बैठे हो राहु केतु और नवम में बैठे हो राहु केतु, तो क्या होगा? तो ये अपने से 11वें भाव की हानि करेंगे। राहु और केतु अपने से 11वें भाव की हानि करेंगे। तो अगर लग्न में बैठेंगे तो लगन से 11वां भाव कौन सा हुआ? एकादश भाव। एकादश भाव की हानि करेंगे। बड़े भाइयों का सुख व्यक्ति को जीवन में नहीं मिलेगा। यदि पंचम भाव में होंगे तो उससे 11वां भाव कौन सा हुआ? तीसरा। तीसरा भाव। छोटे भाई बहनों की तीसरा। जीवन देंगे। और यदि नवम भाव में होंगे तो नवम से 11वां कौन सा होगा? सप्तम भाव। सप्तम भाव। जीवन साथी की हानि करेंगे। ये राहु केतु के संबंध में लिखा गया है। अब जो मुख्य विषय हमारा आज का है, आज हमने जो आपको बृहद पाराशर का श्लोक लिखाया था, उस श्लोक में बताया था इन पांचों के पांचों ग्रहों के जो खंड हमने बनाए, इसमें सूर्य और चंद्र को क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि सूर्य और चंद्र की एक ही राशि है, दूसरी राशि है नहीं, तो विषम और सम में हम बाइफरकेशन नहीं कर सकते। हाँ, उसको हम सम और विषम में नहीं कर सकते। और बाकी जो 5 हमारे तारा ग्रह हैं, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, तो इसमें अच्छा दूसरी बात, एक प्रश्न और भी उठता है यहाँ से कि जब राशियों का विषम और सम में विभाजन किया जा रहा था, तो विषम और सम में विभाजन करते समय सूर्य और चंद्रमा को क्या केवल इसी आधार पर छोड़ा गया? दार्शनिक आधार भी इसका मिलता है, क्योंकि D30 चार्ट अरिष्ट है और माता का कारक है चंद्रमा और पिता का कारक है सूर्य। तो माता और पिता कभी अपनी संतान का अरिष्ट नहीं कर सकते। दार्शनिक धरातल पर यदि आप इस तथ्य का विचार करें तो माता और पिता कभी संतान की हानि नहीं कर सकते अपनी, चाहे वो कितनी भी शत्रुता कर लें, लेकिन अपनी संतान की हानि नहीं कर सकते। इसलिए सूर्य और चंद्र को इस दार्शनिक धरातल से बाहर निकाल दिया गया। अब जो मंगल, बुध, गुरु और शुक्र हैं, शनि हैं, इनके जो अधिपति हैं, यही अधिपति तय करते हैं कि आपके त्रिंशांश चक्र के अनुसार आपके जीवन में जो अरिष्ट मिलेगा वो किस प्रकार का मिलेगा। जैसे अगर त्रिंशांश लग्न आपकी मंगल की आ जाती है, त्रिंशांश लग्न, जैसे अभी हमने जो लग्न बनाई थी वो किसकी आई थी? शुक्र की। शुक्र की। बाकी साथी बोलिए भाई, अभी जो हमने लग्न बनाई थी वो किसकी आई थी? शुक्र की। शुक्र की लगन आई थी, शुक्र की। वृषभ लगन आ गई है ना। अगर ये लग्न मंगल की आ जाए तो मंगल के कारक अधिपति जो देव हैं वो कौन है? अग्नि। वहिनी, अग्नि। 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 यही तो कहा उन्होंने, पाराशर जी ने जो लिखा इस श्लोक में, देखिए क्या लिखा है उन्होंने? वहिनी समीर शक्रो च धन दो जल दस्थता विषमेषु क्रमाज्ञेया समराशौ विपर्ययात्। वहिनी अग्नि को कहते हैं। मंगल के जो अधिपति देव है वो अग्नि है। अगर त्रिंशांश लग्न में मंगल आ गए हैं लग्नेश, और वो भी बैठ गए हैं जाकर के 6ठे में, 8वें में, 12वें में, ठीक है, खराब स्थान में जाकर के बैठ गए हैं, तो बुखार व्यक्ति को बार बार आएगा जीवन में। उस व्यक्ति को बिजली के झटके लगेंगे, बिजली यानी विद्युत से हानि होगी उसकी, जो मंगल के कारकत्व हैं, ठीक है। ऑपरेशन हो सकता है उस व्यक्ति का, पित्त के रोग उसको जीवन में अधिक होंगे, वो चोट लगेगी उसको, शस्त्र से चोट लग सकती है। मंगल शस्त्र के भी कारक होते हैं, अंगारक हैं, है ना। तो ये जो मंगल के विषय हैं ये उस व्यक्ति को जीवन में भोगने पड़ेंगे। तो त्रिंशांश लग्न अगर आपको पता चल जाए तो आप व्यक्ति के जीवन में आने वाले अरिष्ट अग्नि का भय भी हो सकता है। जी, अग्नि का भय भी हो सकता है, जैसे आग लग जाए घर में। घर में आग लग जाए अग्नि का, और आपका शॉर्ट सर्किट हो जाए, घर में आग लग जाए, उससे आप जो है पीड़ित हो जाए, करंट लग जाए, कोई काम कर रहे हो बड़ा झटका लग जाए, आपको एडमिट होना पड़ जाए आपको हॉस्पिटल में, तो ये अगर मंगल की लग्न त्रिंशांश आ रही है और उसमें भी लग्नेश 6ठे, 8वें, 12वें में बैठे हैं, तो पाराशर जी ने कह दिया वहिनी, ठीक है। तो जो देव है ये कुपित हो जाते हैं, अधिपति देव कुपित हो जाते हैं, लग्नेश अगर 6, 8, 12 में बैठ जाएं। उसी प्रकार अगर अर्की कहते हैं सूर्य को, पाराशर जी ने शनि का दूसरा नाम अर्की का प्रयोग किया, अर्क के पुत्र हैं शनि। तो अगर शनि की लगन आ जाए, शनि की लगन कौन सी है? मकर भी है और कुंभ भी है, तो क्या होगा? तो उसके अधिपति देव कौन है? समीर। समीर कौन है? वायु।
शनि को वायु तत्व का कारक इसीलिए, वायु वायु तो वायु से संबंधित रोग उस व्यक्ति को होंगे जीवन में। वात रोग उसके जीवन में आ जाएंगे। वात रोगों से संबंध क्या है? उसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो फेफड़े हैं, वो काम नहीं करेंगे, व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, है ना संतोष जी। और इसके अलावा जी सर। जो रोग होंगे वो दीर्घकालिक रोग होंगे। शनि की जो प्रकृति है वो मंद प्रकृति है, तो ऐसे रोग होंगे जिसमें सुधार, स्वास्थ्य का जो लाभ होगा व्यक्ति को बहुत धीरे धीरे होगा। और इसके अलावा क्रॉनिक प्रॉब्लम हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, हिस्टीरिया कहा जा सकता है, हिस्टीरिया के रोग मिल जाते हैं। लकवा व्यक्ति को हो जाता है, पैरालिसिस। पैरालिसिस का दीर्घकालिक रोगों में कैंसर भी संभव है। अंदरूनी व्यक्ति को घाव हो जाते हैं, कहीं चोट लग जाए, गिर जाए व्यक्ति, सीढ़ियों से गिर जाए, पैरों पे चोट लग जाए। और आर्थराइटिस की समस्या भी जो है वो इसी लग्न के कारण हमको मिलती है। तो ये शनि का जो त्रिंशांश है, व्यक्ति को पूरे शरीर में दर्द रह रहा है, वायु घूम रही है। हमारे शरीर में आयुर्वेद में कहा गया वात ही एक ऐसा तत्व है जो शरीर में कफ और पित्त दोनों को प्रभावित करता है। अगर वात शरीर में ना हो तो वात, ना ही वात रोग हो सकते हैं, ना कफ रोग हो सकते हैं, ना पित्त रोग हो सकते हैं। कफ और पित्त को भी वात ही लेकर के जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको पता चल जाए तो आप करिए, शनि का उपचार उसको कराइए आयुर्वेदिक तरीके से। अगर ये बीमारियां होने वाली हैं तो सरसों के तेल की मालिश अपने जीवन में करे, उसको कराया जाए, ताकि आगे चल करके जो वायु तत्व है वो उसका कुपित ना हो सके। ठीक है, पंच तत्व है ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व पर रचौ शरीरा। तो ये वो पंच तत्व ही तो हैं। ये जो पंच तारा ग्रह आपने पढ़े, जैसे मंगल के अग्नि हो गए, ठीक है, अग्नि तत्व हो गया, शनि के वायु तत्व हो गए, गुरु किसके हैं? गुरु आकाश तत्व के हैं। कौन है उनके अधिपति देव? शक्र कहे गए, इंद्र कहे गए। इंद्र महत्वाकांक्षी प्रकृति के हैं, वो विस्तार चाहते हैं, मेरे राज्य का विस्तार हो। तो महत्वाकांक्षा इन लोगों में आपको बहुत मिलेगी त्रिंशांश कुंडली में, और उसी महत्वाकांक्षा के कारण उनके जीवन में अरिष्ट आएगा। तो ये अरिष्ट का जो विचार है, उसका जो कारण है, उस कारण को पकड़ने के लिए आपको ग्रहों की प्रकृति को समझना पड़ेगा। तो अगर बृहस्पति की लगन हो जाए त्रिंशांश में तो पाचन तंत्र व्यक्ति का बिगड़ने लगेगा। बृहस्पति की जो है वो पेट का कारक पेट होता के है। भी जो है कारक रखते हैं। व्यक्ति को लीवर के रोग हो जाएंगे, बृहस्पति का संबंध लीवर से भी है। और जो है बायोमास इंडेक्स जो है उस व्यक्ति का वो खराब होने लगेगा, खून नहीं बनेगा, पीलिए की बीमारी उसको हो जाएगी, ठीक है, लीवर का फैटी होना और लीवर सिरोसिस जैसी जो बीमारियां हैं वो उस व्यक्ति को होने लगेंगी। कब होने लगेंगी? स्पेशली अगर त्रिंशांश लग्न बृहस्पति की है और लग्नेश गुरु छठे, आठवें, 12वें में बैठ गए हैं, वहां पर भी क्रूर ग्रहों के साथ अगर वो बैठ गए हैं, तो ये निश्चित मानिए कि व्यक्ति के जीवन में जो आने वाले अरिष्ट हैं वो बृहस्पति के ही हैं। दवाई के साइड इफेक्ट हो जाना, है ना, लीवर कब खराब होता है? बहुत ज्यादा दवाइयां आप लोग खा लें तो भी लीवर पर असर आने लगता है। तो ये सब सारी चीजें जो हैं वो आप गुरु के त्रिंशांश से पकड़ते हैं। बुध आ जाए, क्रूर राशि में होने का भी प्रभाव पड़ेगा गुरुजी। जी क्रूर राशि में बैठने का भी प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। क्रूरता को अगर क्रूरता हो, बृहस्पति जी हाँ, अगर क्रूर ग्रहों के सानिध्य में त्रिंशांश लग्न के स्वामी बैठे हुए हैं तो वो और पीड़ित हो जाएंगे, जो अरिष्ट की प्राबल्यता है वो और अधिक बढ़ जाएगी। त्रिंशांश लग्न के स्वामी बुध हो जाएं अगर, तो बुध से संबंधित रोग होने लगते हैं। बुध के संबंधित रोग क्या है? मेमोरी का लॉस हो जाना, त्वचा के रोग हो जाना। पराशर में कहा गया है कि त्वचा संबंधी स्किन डिजीज होने लगती हैं ऐसे व्यक्तियों को। और धमनियां ब्लॉक हो जाती हैं, धमनियों के कारक भी बुध को कहे गए हैं, ठीक है। तो हार्ट ब्लॉक, हार्ट अटैक आएगा कि नहीं आएगा, तो बुध को पकड़िए उसमें। अच्छा खासा आदमी शरीर से दिखने में बढ़िया लग रहा है, लेकिन उस अच्छे खासे स्वस्थ व्यक्ति की भी जो है वो आर्टरीज ब्लॉक हो सकती हैं। तो यहाँ से पकड़िए आज आप। गुरुजी एक पागलपन, कुष्ठ रोग की कुंडली मिली है, उसमें अभी करते हैं संतोष जी डिस्कशन, इसको पूरा कर लें, इसको डिस्कशन अभी करते हैं हम लोग, इस जी टॉपिक को पूरा कर लें, प्रवाह टूट जाता है थोड़ा सा। और पागलपन, उन्माद, ये जी। बीमारियां जो हैं ये बुध की ही देन है त्रिंशांश लग्न में, तो इनका आप लोग विचार करिएगा। मेमोरी लॉस हो जाना, स्मृति सर शक्ति, वाणी से संबंधित बीमारियां भी हो सकती हैं। वाणी से संबंधित वोकल कॉर्ड्स में कोई दिक्कत? हाँ बिल्कुल बिल्कुल संभव है। आप पकड़िए, ये अभ्यास का विषय है और आपके ये विवेक शक्ति पर निर्भर सर, करता है कि गुरु आप जी कितना सोच पाते हैं।
और उसके बाद हम चलते हैं आगे शुक्र के ऊपर। तो शुक्र को आप जानते गुरु हैं। जी जैसे विभिन्न विभिन्न राशियों के लग्न का आप बता रहे हैं, तो उनके जो लग्नेश हैं राशियों, मान लीजिए, तो गुरु कहीं भी बैठा रहे तो ये समस्या होगी, या सिर्फ 6, 8, 12 में तो होगी ऐसी समस्या? अगर तृतीयांश लग्न के स्वामी गुरु आ गए हैं तो गुरु से संबंधित रोग जीवन में होंगे। और अगर अच्छा 6, 8, 12 में बैठ गए हैं, पीड़ित हो गए हैं तृतीयांश लग्न के स्वामी, तो आपको फिर विचार अधिक करना पड़ेगा, जी। है ना। सर इस और तरह तो त्रिशांश लग्न के कोई भी स्वामी हो तो उनसे संबंधित हाँ, रोग उनसे होंगे ही संबंधित ये होंगे फिर। कारक हैं, वो आप पकड़िए आप। ओके। दूसरी बात, अंतिम जो बचा भाग हमारा वो शुक्र का बचा। शुक्र के बारे में कहा गया यौन रोग हैं, गुप्त रोग हैं, ठीक है। और शुक्र के जो अधिपति देव है वो कौन है? वरुण है, जल देवता है। तो व्यक्ति को डायरिया जैसी प्रॉब्लम जीवन में अधिक होने लगती है। आप लोग देखते होंगे इन अधिपति देवों का लाभ कहाँ मिलता है? व्यक्ति आकर के आपके पास कहे कि साहब मेरी चोटें बहुत लगती हैं, मेरे एक्सीडेंट बहुत होते हैं, अब तक पिछले जब से मैंने गाड़ी ली है उससे पहले से भी मेरी चोटें बहुत लगती आ रही हैं, 15-20 साल हो गए, हर साल कोई ना कोई मेरा एक्सीडेंट हो जाता है। तो आप चेक करिए कि उनकी त्रिशांश जो लग्न है वो मंगल की तो नहीं है, क्योंकि मंगल के अधिपति देवता वाहिनी है, अग्नि है। इसलिए उसका उपचार करिए आप, मंगल से संबंधित दान उसको कराइए आप। मंगल की वस्तुओं के जो मंगल के कारकत्व जिनके ऊपर है, गायों को गुड़ खिलवाइए उस व्यक्ति के हाथों से, है ना। मंगल के लिए हम लोग हनुमान जी की आराधना करने के लिए भी बोलते हैं, मंगल के जप करने के लिए भी हम लोग बोलते हैं। तो इन बातों का आप लोग प्रभाव रखिए, इनको चेक करने का प्रयास करिए। और ये D30 चार्ट एक तरह से मैं कहूँ तो ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का विषय है अपने आप में। जो लोग मेडिकल से संबंध रखते हैं और ज्योतिष का भी वो लोग अध्ययन कर रहे हैं, तो उनके लिए ये D30 चार्ट बहुत अनुसंधान का विषय इसमें होता है। तो अष्ट लगन का स्वामी यदि क्रूर ग्रहों से संबंध बना रहा है तो क्या होगा? जब उसकी दशा जीवन में आएगी तो उस व्यक्ति के जीवन में अरिष्टों का आगमन होगा, ठीक है। दशा से जब संबंध बनेगा, और यदि दशा भी आ गई और फिर भी व्यक्ति के साथ उतना घटित नहीं हो पाया, तो आप फिर कैसे उसका कारण ढूंढेंगे? तो आप देखेंगे कि गोचर तो अनुकूल नहीं चल रहा था, गोचर में लग्नेश पॉजिटिव थे, सकारात्मक थे, शुभ ग्रहों की दृष्टि थी, तो बच जाएगा व्यक्ति। ऐसे ही तृतीयांश लग्न में यदि अष्टम भाव पर या छठे भाव पर या द्वादश भाव पर या लग्न पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो रही हो, तो व्यक्ति के जीवन में अरिष्ट तो आएगा, लेकिन उस अरिष्ट से मृत्यु नहीं होगी उसकी। तो शुभ ग्रहों का जो दृष्टि संबंध है वो व्यक्ति को उस अरिष्ट से बचा देता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का विषय था तृतीयांश लग्न से संबंधित। कोई किसी की जिज्ञासा हो तो अब आप पूछ सकते हैं। देखिए, एक विशेष बात की ओर आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा। तृतीयांश लग्न में यदि व्यक्ति का मंगल बहुत बली है तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है? बहुत ज्यादा आवेश, धैर्यहीनता उसके स्वभाव में आपको देखने को मिलेगी, और लड़ने लड़ाने पर, मरने मारने पर वो व्यक्ति उतारू हो जाएगा, जिस कारण उसके झगड़े झगड़े लड़ाई झगड़ा बहुत होंगे, चोटें उसको बहुत लगेंगी, मारपीट उसके साथ बहुत अधिक होगी। तो इसको पूर्व जन्म से जोड़ा गया है। मंगल का तत्व अगर व्यक्ति के शरीर में हावी हुआ है तो इसके माने वो जो संस्कार जो चित्त पर उसके पड़े हुए हैं, वो पूर्व जन्मों में व्यक्ति इस तरह की प्रवृत्तियों में संलग्न रहा है। तो ज्योतिषी होने के नाते काउंसलिंग करने का दायित्व हम लोगों पर आ जाता है कि उसके संस्कारों को कैसे खत्म किया जाए। वो जो आदत बन गई है उसकी, उससे कहा जाए कि लोगों से मीठा बोला जाए, उसके हाथों से मीठा मीठा दान कराया जाए, मिष्ठान, है ना, मीठा भोजन, कहा भाई इसको ज्यादा खिलाओ अपने हाथों से। तो मिष्टता जो स्वभाव में जो क्रूरता बढ़ गई है उसको नष्ट किया जाए। संस्कारों को जब तक नष्ट नहीं करेंगे, ज्योतिष का क्या लाभ है? जब तक आपको यही पता ना चल पाए व्यक्ति पूर्व जन्मों में क्या संस्कार लेकर के आया है, उसको कैसे छानेंगे आप, उसको आगे के जीवन के लिए कैसे तैयार करेंगे? तो त्रिशांश बड़ा अहम योगदान इसमें अदा करता है ना। तो मंगल ये हमको करता है। शनि से अगर प्रभावित व्यक्ति हो रहा है, शनि की लगन आ रही है, ये सब चीजें आ रही, तो उससे कहिए कि जो शनि के कारकत्व के जो विषय हैं, जैसे कि आपके नौकर चाकर हैं, आपके जो दबे कुचले लोग हैं, वंचित लोग हैं, शोषित लोग हैं, आपने उन लोगों का शोषण किया है, पूर्व जन्मों में उनका शोषण किया है, इसलिए जो आपको अरिष्ट मिल रहा है ये शनि के कारकत्वों से आपको मिल रहा है। तो उन लोगों की सेवा करिए, उन लोगों का आशीर्वाद लीजिए आप। बुध के बारे में कहा जाता है, बुध को आपने छठे भाव का देखा ना, जब हम लोग बृहद पाराशर में छठा भाव पढ़ रहे थे तो कहा गया कि बुध से भी छठा भाव देखना चाहिए, क्योंकि छठे भाव के कारक को भी बुध से जोड़ा गया है। तो छठे भाव से बुध जहां पर बैठे हैं वहां से छठे भाव को भी आप देखें रोग के संदर्भ में,
तो बुध को छठे भाव से जोड़ा गया। बुध कौन है? बुध को मामा भी कहा गया है, मामा के कारकत्वों में भी बुध को लिया जाता है। तो पूर्व जन्मों में आपने क्या किया है? आपने मामाओं का नुकसान किया है, मामाओं के हक को आपने मारा है, ठीक है, मामाओं के साथ बद व्यवहार आपने किया है। तो जिसकी सजा आपको ये मिल रही है, उनके शाप के रूप में आपको ये रोग आपको भोगने पड़ रहे हैं। तो कारकत्वों की ओर भी आपको ध्यान ले जाना है। गुरु से संबंधित रोग अगर व्यक्ति को हो रहे हैं तो पूर्व जन्म में गुरु की हानि उसने की है, उचित गुरु दक्षिणा नहीं दी है, ठीक है, गुरु से विद्या अध्ययन करने के बाद में निःशुल्क ही विद्या अर्जन करके और वहां से वो निकल लिए वो, ठीक है। तो गुरु दक्षिणा देना भी जरूरी होता है। और नहीं गुरु जी आप गुरु दक्षिणा ले लीजिए, गुरु दक्षिणा ले लीजिए, आपको देना बेहतर है अस्पताल में देने से। वही, हाँ, तो ये एक मजाक का विषय है, लेकिन गुरु से संबंधित जो बुजुर्ग लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, उनका अपमान किया है उसने। तो उस अपमान के वशीभूत आकर के सर मजाक का, सर हम आपके लिए मजाक का विषय है, हमारे लिए तो बहुत सीरियस है सर, हम तो पाप के भागी बन रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, आप लोग तो बहुत भले लोग हैं, और हो सकता है पूर्व जन्मों में मैंने ही आप लोगों से पढ़ा हो, ठीक है, तो मैं उसको इस रूप में चुका रहा हूँ आपको पढ़ा करके। तो ऐसे करके आपको विचार करना है। और शुक्र से संबंधित अगर व्यक्ति को रोग मिल रहे हैं तो क्या होगा? वो पूर्व जन्मों में परस्त्रीगामी रहा है, और इस जन्म में भी जो उसकी हरकतें हैं वो अच्छी नहीं है, इसलिए उसको शुक्र से संबंधित गुप्त रोग उसको व्यक्ति को झेलने पड़ रहे हैं। तो उससे कहिए भाई सात्विक रहिए, मर्यादित रहिए, अपने जीवन को भोग की दृष्टि से मत देखिए, अपने जीवन को योग की ओर मोड़िए, उसको योग कराइए आप। तो ऐसे करके उसकी आदतों से उसके जीवन को बदलने का प्रयास करिए। व्यक्ति को पहचानिए, व्यक्ति किस सकता है। तो त्रिंशांश लग्न के ऊपर बहुत कुछ बोला जा सकता है, बहुत कुछ लिखा जा सकता है। ये आप लोगों के अभ्यास का विषय है, आप लोग कितना कैच कर पाते हैं, कितना ढूंढ पाते हैं जन्म पत्रिकाओं में, इस चीज को जोड़िए आप। और ग्रह लग्न पत्रिका में ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, बढ़िया दिखाई दे रहा है, लेकिन लग्न पत्रिकाओं में जाकर के उसका वास्तविक स्वरूप पता चलता है। जैसे कहते हैं कि जन्म लग्न क्या है? शरीर है, और नवांश क्या है? आपका हृदय है। तो शरीर से दिखने में तो आप हट्टे कट्टे हो सकते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है कि आपका हार्ट भी उतना ही स्ट्रांग हो, मजबूत हो। बड़े अच्छे खासे टिप टॉप लोगों के भी हार्ट अटैक आ जाते हैं, खूब जिम जा रहे हैं, शरीर बढ़िया है, शारीरिक सौष्ठव खूब अच्छा है उन लोगों का, लेकिन उनको हृदयाघात की बीमारी हो रही है। यानी कि नवांश में ग्रहों की जो स्थिति है वो बदल गई है। जन्म लग्न पत्रिका में ग्रह उच्च का दिखाई दे रहा है, मित्र राशि में दिखाई दे रहा है, लेकिन वो गुण उसको नहीं मिल पा रहे, जन्म लगन फेल हो जाएगी। तो ग्रहों के अंशों को आपको पकड़ना पड़ेगा, केवल राशि के या उच्च की राशि या मित्र की राशि को देखने से काम नहीं चलेगा, ग्रह कितने अंश के हैं। और एक बात और ध्यान रखिए, ग्रहों की अवस्थाओं को भी आपको त्रिंशांश लग्न से जोड़ना पड़ेगा। अगर लग्नेश होकर के गुरु 6, 8, 12 भाव में बैठे हैं, लेकिन वो कैसी अवस्था में है? लग्न से देखिए आप कितने अंशों पर है वो सुप्तावस्था में है कि जागृत अवस्था में है ना, प्रमुदित अवस्था में है, वृद्धावस्था में है, उसका भी विचार इसमें किया जाएगा, ग्रहों की अवस्थाओं का भी विचार इसमें होगा। तो इस सारी बातों का विचार करिए, जन्म पत्रिकाएं इकट्ठा करिए, देखिए जिन जिन लोगों के जीवन में अरिष्ट आया है उन लोगों की जन्म पत्रिकाओं का संग्रह करिए, आपके आंकड़ों को भी बल मिलेगा, और ज्योतिष के जो तथ्य हैं वो और अधिक पुष्ट होंगे। और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो पूछिए। आपको मैंने पहले भी बताया है, महाभारत में अनुशासन पर्व का कहीं प्रसंग है, पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा है ना कि ये ग्रह जो है बुरा करते हैं ग्रहण, ये सब क्या तरीका है? तो उन्होंने कहा शिव ने कि केवलम ग्रह नक्षत्रम न करोति शुभ शुभम, ग्रह नक्षत्र कोई शुभ शुभ नहीं करते, सर्वम सब कुछ हमारा ही किया हुआ है, ये हमको प्रकट करते हैं, ये क्या करके आप लोग आए हो पूर्व जन्मों में, उसको ठीक रखिए। सनातन धर्म जो है हमारा वो इसी सिद्धांत पर है। और गीता में भी भगवान ने कहा कि जो है कि चोला वस्त्र बदल जाता है, ठीक है, और आप लोग अगले शरीर में चले जाते हैं, सॉफ्टवेयर आपका चेंज, सॉफ्टवेयर नहीं बदलता, ये हार्डवेयर आपका चेंज हो जाता है, तो अगले शरीर में जाकर के इंस्टॉल हो जाता है। तो अपने चित्त के जो संस्कार हैं वो शुभ संस्कारों को लेकर के आप जाएं, ताकि अगले जो आपको शरीर मिले उसके द्वारा आप अच्छे शुभ कर्म आप जीवन में कर सकें, और इस संसार साथ भगवान गुरुजी कर सकें। एक गुरु जी, एक इसका छोटा सा उदाहरण अगर देखा जाए, जी, तो जैसे आपकी बात करते हैं, तो आपने पूर्व जन्म में गुरुओं की सेवा की होगी, तो आपको इस जन्म में गुरुओं का सानिध्य मिला, आपको एक बात बता दूं मैं, और उनसे मेरी जन्म पत्रिका में जो गुरु हैं वो जन्म लगन को आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि बिल्कुल बेकार हैं, ठीक है, मैं बेकार शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन नवांश जो लग्न है मेरी बृहस्पति की, उसमें बृहस्पति जो है वो उच्च के हैं। मेरी जो नवांश लग्न है, नवांश कुंडली है, उसमें गुरु मेरे उच्च के हैं।
मैं जब किसी को जन्म लग्न दिखाता हूँ बिना ग्रह स्पष्ट के, तो हर कोई धोखा खा जाता है। वो कहता है संतान नहीं होगी, विद्याएं नहीं मिलेगी, गुरु नहीं मिलेंगे जीवन में। मैंने ये तो सब चीजें भर भर के मुझे मिली हैं, गुरु तो खूब भर भर के मिले हैं, इतने मिले हैं कि मैं थक गया कि बस जितना ज्ञान गुरु ने दे दिया पहले उसी को पचा लूं। बहुत छोटी आयु से ही श्रेष्ठ गुरुओं का मुझे जो है मार्गदर्शन मिला है। और सबसे बड़ी बात मैं कह दूं आपको, परम पूज्य शंकराचार्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाभाग का दर्शन, उनका सानिध्य मुझे जीवन में इतना अधिक मिला है कि मैं उसको शब्दों से भावनाओं से व्यक्त नहीं कर सकता। मुझे और मेरे पूरे परिवार को, मैंने अपने दोनों बच्चों को उन्हीं के द्वारा जो मिले गए उपदेश हैं, जो मंत्र हैं, जो जो उनके द्वारा दीक्षाएं दी गई हैं, मैंने दोनों बच्चों को उन्हीं की सेवा में लगा दिया है। स्वयं को भी मैंने प्रकट कर दिया है। बार बार कहते हैं गुरुदेव की 1 घंटा प्रतिदिन जो है वो समाज के लिए दीजिए, अपने लिए मत रखिए। 1 घंटा केवल समाज के लिए रखिए, समाज को जागरूक करिए, समाज को विद्याएं प्रदान करिए, समाज के काम आइए, जहां पर भी जिस रूप में भी आप काम आ सकते हैं। और प्रतिदिन 1 रुपया समाज के हित के लिए आप जो है निकालिए, ठीक है। तो ये जूम ऐप मैंने डाउनलोड किया, इसका मासिक खर्चा है, कुछ जाता है 100-200 रुपए, वो मैं देता हूँ, ठीक है, महीने का जाता है। क्योंकि 40 मिनट से ज्यादा आप जूम पर रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उसके लिए फिर आपको एडवांस सॉफ्टवेयर लेना पड़ता है, जो मैंने लिया है, और उसका जो पेड है ये मैं दे देता हूँ, ठीक है। मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि मेरे लिए मुझे शुल्क आप कुछ दें, क्योंकि मैं आपको पढ़ाने के लिए ये एडवांस सॉफ्टवेयर ले रहा हूँ। मैं तो अपने गुरुदेव की बात पर चलता हूँ कि समाज के हित के लिए मैं सब चीजें खर्च कर रहा हूँ। तो ठीक है, धन्यवाद। आप सभी लोगों का कोई विशेष प्रश्न पूरी हो? बात गुरुजी एक बात ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। नमो नमः सर्वेभ्यो।